नमस्कार। हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया गया। दुनिया भर में काफी गहमागहमी रही, लेकिन भारत में ये केवल औपचारिकता नहीं रही। यहाँ इस बात पर ज्यादा चिंता व्यक्त की गई कि सरकार ने टीबी इरेडिकेशन का जो लक्ष्य 2025 वर्ष रखा है, क्या हम उसमें कामयाब होंगे। सरकार की ही एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल टीबी के मरीजों की संख्या 19% बढ़ गई। ऊपर से कोविड महामारी ने टीबी इरेडिकेशन कार्यक्रम पर भी बुरा असर डाला है। आखिर क्यों अनियंत्रित है भारत में टीबी रोग? क्या हम 2025 के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? क्या नया हो रहा है इस क्षेत्र में? ऐसे कई सवाल हमारे आपके मन में उठते रहते हैं। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे देश के जाने माने विशेषज्ञों से। और अब वक्त है योगा सेशन का। ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारी जगह होता है, लाइक टीबी मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन का टीबी हो सकता है या लिवर का टीबी हो सकता है। बट योगा का रोल सिर्फ 2 टीबी में आता है और वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें आपका लंग्स इन्वॉल्व होता है। एंड वो भी 2 टाइप का होता है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस और लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव में क्या होता है कि आप अभी भी इन्फेक्शियस है, तो आप कफ करेंगे या स्नीज करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो दूसरे को भी फैल सकता है। तो इफ यू आर an active case of tuberculosis, then you should make sure that you are doing any kind of pranayam only in a closed atmosphere and not doing it outside or nearby anybody, because you can give tuberculosis. Latent tuberculosis, yes, you can practice these pranayam. The second place where physiotherapy or yoga helps is in spinal TB. Okay, so initially when the spine TB is there, जब आपका active है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते apart from bed rest, especially if it comes to any region lumbar and cervical. तो आपको basically rest लेना है और तब तक rest लेना है जब तक TB कम नहीं हो जाता। तो अगर pulmonary tuberculosis है हमें, जिसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कफ हो रहा है, स्पूटम हो रहा है, तो 2-3 चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। एक, कोई भी प्राणायाम जिसमें फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ओके, फोर्स्ड एक्सपिरेशन मैं बोलूं तो जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक अगर आप हाथों को यूज करके और एक बिना हाथों को यूज करके। तो अगर आप बिना हाथों को यूज करते हैं तो आप बेसिकली एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और फोर्स्ड एक्सपिरेशन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नेजल कैविटी का यूज कर रही हूँ, मतलब ये रीजन यूज कर रही है, एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा प्राणायाम जो आप ट्यूबरकुलोसिस में कर सकते हैं वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आप एब्डोमिनल मसल्स यूज करते हैं। एब्डोमिनल मसल्स यूज करने की वजह से आपका एक्सपिरेशन और स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन लेते हैं और फोर्स्ड एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन। तो जब आप इसको एक रेगुलर इंटरवल पे करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। और अब वक्त है गांधीगिरी का। आप सोच रहे होंगे हेल्थ फॉर ऑल में गांधीगिरी। आपने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में हीरो को गांधीगिरी करते देखा होगा। गांधीगिरी मतलब नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना, बुराई को अच्छाई से जीतना। ये एक कला है जिसे गांधीगिरी का नाम दिया गया। आज हमारे शो में एक डॉक्टर की नज़र से देखेंगे गांधीगिरी। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का अपने सेगमेंट योर हेल्थ काउंटर में। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह महावीर जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हैं। वह रेस्पिरेटरी और चेस्ट के पायनियर डॉक्टर्स में से एक हैं। अपने 40 साल के अनुभव में उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर को बड़ा योगदान दिया है। इनमें पिंक सिटी फ्लोमीटर और पिंक सिटी लंग एक्सरसाइजर शामिल है। ये दमा के मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को
मेडिकल क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान डॉक्टर बीसी राय अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर सिंह फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर होने के बाद जयपुर के आसमा भवन में डायरेक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। As we have witnessed how unprecedented COVID-19 pandemic has wreaked havoc, challenging the Indian healthcare ecosystem. So, do you think that the Indian healthcare ecosystem is also required to follow Gandhigiri as truth is its guiding force? कोविड जब आया तो मैं कार चला के जा रहा था मेरे हॉस्पिटल, राजस्थान हॉस्पिटल। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, कार बिल्कुल सुनसान सड़क पे इकलौती मैं चला के ड्राइव करके ले जा रहा था। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक सैनिक एक युद्ध में जा रहा हो। और वहां जाके मैंने पूछा अपने जो नर्सिंग स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट डॉक्टर से, क्या आपको भी लगा? बोले हाँ सर लगा। तो मेरी एज उस टाइम 67 थी, तो सब घर वाले सब कह रहे थे भाई आप पेशेंट देखना बंद करो। मैंने कहा नहीं, आप पेशेंट देखना कैसे बंद करेंगे, ये तो एक सैनिक के कर्तव्य का सवाल है। तो जब वो पेशेंट्स देखा तो उस टाइम एक घटना जो मतलब आप ये देखिए कि वो जितने महीने चला कोविड, कोई दिन ऐसा नहीं था जब आंखें आंसू से नहीं भरी। इससे एक बात और है, उस टाइम तो आक्रोश था, लेकिन आज पब्लिक में आक्रोश कम है। एक हमारे फ्रेंड अभी उदयपुर कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनकी गाड़ी खराब होगी, रास्ते में उनको लिफ्ट दी किसी ने और उन्होंने कहा कि आप साहब उनको मुझे कॉन्फ्रेंस में छोड़ दो। उन्होंने 3 किलोमीटर उदयपुर से दूर स्थल कॉन्फ्रेंस जगह छोड़ा और पता है क्या कहते हैं वो पैसे देने लगे उन्हें। वो बोले साहब आप ही डॉक्टर्स ने हमारे प्राण बचाए कोविड के अंदर, आप फीस की, आप जाने की, ट्रेवल की बात ही क्या करते हो साहब। तो ये मानसिक स्थिति इस समय पूरी पब्लिक की है पोस्ट कोविड के अंदर, और इसमें जरूरत हम डॉक्टर्स को थोड़ा सा यदि हम अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर इस सहृदयता को अपने दिल से लगा के यदि करेंगे तो निश्चित तौर से इंडिया में बदलाव संभव है। कुछ गांधीगिरी, कुछ दिल से, दिमाग के साथ साथ दिल से भी यदि हम काम लेंगे तो निश्चित तौर से ये जो वायलेंस, ये जो एजिटेशन, इसको हम निश्चित तौर से खत्म कर सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट प्लान 2025 तक टीबी को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देना है इंडिया में, ये प्लान है। आज क्या स्टेटस है, हम कहाँ हैं, क्या ये संभव है? आज हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से इस बात पे बहुत चर्चा हो रही है कि 2025 के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है टीबी एंड करने के लिए, है कि नहीं। और हम सब कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अभी के जो फिगर्स है उससे तो कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, और इसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा भी कर ली, बहुत सारी एनर्जी भी डाली है। और ये जो पैंडेमिक हुआ उसमें और भी ये फिगर्स थोड़े डिस्टर्बिंग ही है। जैसे 41% हमारा नोटिफिकेशन कम हुआ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन जो कोई कंट्री में कम हुआ तो वो इंडिया में है। टीबी की मॉर्टालिटी भी बढ़ी है, टीबी का इंसिडेंस भी बढ़ा है। पर मुझे अब ये लगता है कि ये विषय पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है और हमने काफ़ी हमारी एनर्जी डाली है ये डिस्कस करने में वेदर इट इज़ पॉसिबल और नो। बट मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा है कि हमें अब थोड़ा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। What is your view on the challenges associated with making universal lung health care a reality, and how innovation can help infrastructure or catalytic funding? So can you please specifically talk about it with relevance to India? Because I also came across a lot of programs where you brought in technology, innovations, and a lot of other things. So basically, as I initiated my discussion, we would like to be a very, very strong force to be reckoned on. Basically, we want to be a public-private partnership, excellent partner for government, where we have initiated certain initiatives. Maybe Dr. Vikas is here. So we have done initiative with the organization like Union, where as all of you were talking about corporate hospital openings, why patient is not getting treatment in corporate hospital across India. So I think this was well guided by Dr. Vikas, and we have taken up this initiative with Union, and we will be taking it to a new direction.
So coming to challenges part is like I personally believe, I think a quick decision making across our organization, across public health side is very, very important, and quick policy making on new initiatives would be very, very helpful. Though tuberculosis initiative, I personally believe it is one of the finest program, and where a lot of public engagement, a lot of private side engagement is already in place. It is the private will which matters the most than government coming forward. Government is forthcoming, and I think they have made a lot of private people as their training heads, as their national committee members. So these are the few factors I believe, and government has already moved from needle already from global fund to a domestic fund. So where now I see there was a time when 80% was used to be global fund. Now I see it is 80% we are utilizing domestic fund now. WHO की रिपोर्ट पिछले साल की है 2021 कि कोविड पेंडेमिक के दौरान टीबी केसेस की रिपोर्टिंग में ग्लोबल डिप हुआ है, जिसका 40% लगभग सिर्फ इंडिया में हुआ है। क्या केसेस कम हुए हैं या रिपोर्टिंग कम? 2019 से पहले एक आंकड़े हैं हमारे देश के, उसमें दिखाया गया कि 27 लाख टीबी के केसेस दर्ज हुए थे, उसमें से 79,000 डेथ हुए थे एक साल में। तो अगर हम उसको तोड़ के देखें तो एक क्वार्टर में करीब 20,000 डेथ हुई। और कोविड काल में जब महामारी कोविड की फैली हुई थी, जब 2019 से आगे, उसमें एवरेजली एक क्वार्टर में करीब 15,000 डेथ हुई। तो देखा जाए कि 20,000 और 15,000 को कंपेयर करें, जबकि कोविड काल में जो महामारी आई उससे ज्यादा महामारी हमारी पहले से ही आ रही है। तो एक बहुत बड़ी आपत्ति की ये संकेत है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड काल में जो डिटेक्शन डेफिनेटली कम हुई है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर सारे कोलैप्स कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात जो थी हमारी सरकार के अंदर, जो 90% जो गरीब लोग जो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी डॉट्स प्रोग्राम में जाते थे, वो सुविधा थी नहीं, क्योंकि पूरा सेक्टर ही कोलैप्स पड़ा हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, डिटेक्शन नहीं हुए हैं, डेफिनेटली उनको दवाई भी नहीं मिल पाई। तो गरीबों को तो बहुत घाटा हुआ। और दूसरी बात, कुछ प्राइवेट आंकड़े भी बता रहे हैं कि उस समय कोविड काल में करीब 38 से 40% ट्यूबरक्लोसिस बढ़े भी है उस समय। तो डेफिनेटली कोविड काल के कारण मैकेनिज्म फेलियर होने के कारण, और एट द सेम टाइम जो पहले की अगर आंकड़े देखे उसको भी अगर दिमाग में रखते हुए देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आंकड़े हमारे पास थे तब भी क्वार्टर में डेथ 20,000 हो रहे थे। तो अगर आप कोविड के 3 साल के भी हम आंकड़े को अगर 15-20% अगर जोड़ ले, तो डेफिनेटली ये महामारी के रूप में ये ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में फैलता जा रहा है। So what is your view on where the real impetus has to be in the public-private partnership in eradicating TB? Now the time has come where it is next to impossible for a lone sector to think that he can eradicate TB. It is next to impossible. Only private sector cannot handle TB 100%. If only public sector thinks that they will take care of this tuberculosis and eradicate from India, it is next to impossible again. And even NGOs. So we will need help of each and every sector sitting in the field who is working or having a intention of joining hands for fighting against TB. Unless until all these sectors come together under one single roof and work for a single goal, it is going to be next to impossible to win this battle against TB. ये तो बहुत sure है. Like private sector don't have time, or rather they have many other diseases also to take care of. They don't have manpower with them. Okay. Second, public sector are too busy. They have lot many diseases under their umbrella to take care of, and not only tuberculosis. And NGOs, they are the ones who are going to fill the gap between both private and public, and going to act as a bridge between both of them and create a good bonding between both of them. If private has a problem, we can approach NGO. NGO can take care of the problem and bring it in front of the public sector and just create a solution over there. So unless and until these three sectors come together and gel around together, it is going to be next to impossible. What I have seen to and fro is a lot of changes happening in the guidelines. Any of the latest changes which you would like to highlight, which impacts the treating doctors as well as impact the patient also in the guidelines? The government is willing to scale back the
The resistant tuberculosis program, which was the shorter course regimen, which is started for 9 to 11 months, which is currently ongoing in most of the cities. In the peripheral part, they are still continuing with this regimen, which is very toxic, and the failure rate is very high. The failure rate is as high up to like 65 to 70% in it. So the government is planning to scale it back, and they are wanting to shift it to a non-injectable based regimen, which is a bedaquiline based regimen. मेरा सवाल ये है कि ये बीमारी टीबी के इरेडिकेशन में सबसे बड़ी बाधा ये है कि इसके साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो उस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है टीबी पेशेंट के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ हम कहाँ कहाँ फेस करते हैं और उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग पेशेंट्स को और उस टाइप से काउंसिल करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर किसी की शादी होने वाली है और उसका डायग्नोसिस टीबी पता चलता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि शादी के बाद में भी वो महिला या वो पुरुष अपना टीबी का इलाज कंप्लीट करे, क्योंकि अधिकतर टाइम में ये होता है कि टीबी का इलाज कहीं भी दूसरे घर में जाके एक सोशल स्टिग्मा इतना जुड़ा है कि बताया नहीं गया था या बताया था हमें पता नहीं था, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। दूसरा चीज़ जो दूरी वाला होता है कि झूठा नहीं खाना, उसको बिल्कुल एक आउटकास्ट करके एक तरह से रख देते हैं। एक पेशेंट जो कि एक बीमारी से जूझ रहा है, एक पेशेंट जिसको इतनी सारी दवाइयाँ खानी है, जिसको अपने अंदर खुद ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके लिए कितना चैलेंजिंग होगा अगर उसके परिवार वाले भी उसको एक तरह से साइड में करें कि भाई तुम इस किसी को पता नहीं चले, एक तरह से छुआछूत की तरह उस दृष्टि से उसको देखा जाए, तो बहुत चैलेंज है। साइकोलॉजिकली बहुत चैलेंज हो जाता है। पेशेंट कई बार इसी उससे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं।